ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, दिस इज़ आदर्श। पिछले वीडियो में हमने देखा कि इंटरनल सिक्योरिटी के क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं। तो उसी की सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं कि क्या क्या मेजर चैलेंजेस को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेजर चैलेंज, क्या क्या मेजर चैलेंजेस थे उनमें हमने देखा था। तो सबसे पहले बात करें हिंटरलैंड टेररिज्म की। टेररिज्म आखिर क्या है, आतंकवाद क्या है, मातृभूमि आतंकवाद क्या है, इसको समझने से पहले इसको हम बताए थे कल। ये इसका दो पार्ट में देख सकते हैं, एक तो ये इंटरनेशनल के संदर्भ में देख सकते हैं और एक डोमेस्टिक के संदर्भ में देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आतंकवाद। टेररिज्म आखिर क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो आतंकवाद जो है बेसिकली वो आतंक शब्द से निकला हुआ है और जिसका सीधा सीधा सा मतलब होता है फियर, स्प्रेड ऑफ टेरर, दहशत को फैलाना, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हालांकि थोड़ा हम पृष्ठभूमि में देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें तो एक वर्ड आया था रेन ऑफ टेरर, आतंक का शासनकाल। तो बेसिकली ये वर्ड निकल के आया था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन में। वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। तो यहाँ से शुरुआत थोड़ी सी हम समझ सकते हैं कि आखिर आतंक कैसे पनपा, कैसे क्या हुआ, ये थोड़ी सी समझने के लिए पृष्ठभूमि में हम देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आतंकवाद का कोई स्पेसिफिक डिफिनीशन नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक परिभाषा इसकी नहीं होती है। आतंकवाद का कोई स्पेसिफिक परिभाषा नहीं होती है, तो और ना ही इसकी कोई स्पेसिफिक भाषा होती है, कोई लैंग्वेज होती है। ऐसा नहीं है कि ये लैंग्वेज वाले ही आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, और ना ही इसकी कोई धर्म है, ना ही कोई जाति है, ना ही कोई रिलीजन है, ना ही कोई कास्ट है, और ना ही कोई इसका चेहरा है, ना ही कोई ऐसा है कि ये व्यक्ति स्पेसिफिक रूप से आतंकवाद को समर्थन करता है या आतंकवाद जैसी एक्टिविटी को अंजाम देता है। तो आतंकवाद को किसी धर्म विशेष से जोड़ के देखना गलत है, और कोई भी धर्म हिंसा की बात कभी नहीं सिखाता है। और आतंकवाद जो है वो बॉर्न फियर, डर को पैदा करने के कॉन्सेप्ट, इसका मेन प्रिंसिपल बोल सकते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है, जो भी इसका ऑब्जेक्टिव है। तो आगे शुरू करते हैं आतंकवाद को। जो आतंकवाद है इसके दो रूप हैं। एक तो पहला है एक्सटर्नल स्टेट एक्टर, दूसरा है वहीं नॉन स्टेट एक्टर। अब बेसिकली दोनों में फ़र्क क्या है, तो आइए समझते हैं। पहले एक्सटर्नल को देख लेते हैं। तो इसमें जो बेसिकली होता है, जो हम कश्मीर प्रॉब्लम को देख सकते हैं, कश्मीर में किस तरह का आतंकवाद है, और उसको पाकिस्तान डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। क्योंकि बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के कोई आतंकवाद किसी भी घटना को अंजाम नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके लिए आर्थिक ज़रूरत उसको पड़ेगी। पैसा नहीं रहेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके पास उसकी जो वेपन प्रोवाइड कराना, उसका जो ट्रेनिंग देखना, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होता है पाकिस्तान। तो इस प्रकार की जो घटना होती है वो हमारी एक्सटर्नल स्टेट एक्टर होती है। जैसे कश्मीर एक बहुत बड़ी समस्या है, आतंकवाद से ग्रसित है, तो इसको देख सकते हैं। वहीं हम नॉन स्टेट एक्टर की बात करें तो नॉन स्टेट एक्टर में क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट उसमें शामिल नहीं होती है, कोई भी गवर्नमेंट का उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। जैसे कि नक्सलाइट की बात करें, वहीं लिट्टे की बात करें, तो ये सारी चीज़ें नॉन स्टेट एक्टर में आती हैं। हालांकि लश्कर तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन क्लेम करते हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। उनका जो है डिफेक्टो सपोर्ट है पाकिस्तान के साथ, तो ऐसा उसमें उनके केस में हम नॉन स्टेट एक्टर नहीं देख सकते। तो भारत में आतंकवाद एक चुनौती है,
और हमारी आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अहम खतरा है। तो आइए उसको देखते हैं, थोड़ा एक्टिव मिलिटेंट आउटफिट को समझते हैं, थोड़ा इस पे नज़र डाल लेते हैं आगे बात करने से पहले। तो बेसिकली एक्टिव मिलिटेंट आउटफिट, तो सबसे पहले हम बात करें लश्कर-ए-तोयबा की, तो ये बेसिकली साउथ एशिया में सबसे एक्टिव है। साउथ एशिया की बात करें हम, तो साउथ एशिया में सबसे एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको बेसिकली पीओके से ऑपरेट किया जाता है। और 1990s के पास में आपका हाफिज़ सईद इसके जो फाउंडर माने जाते हैं, थोड़ा सा है ये सारी चीज़ें। और 2001 का जो संसद हमला था, पार्लियामेंट अटैक था, और 2008 में जो मुंबई अटैक था, इनमें इनका कहीं ना कहीं रोल था। और दूसरा देखते हैं जैश ए मोहम्मद को मसूद अजहर इसको मानते हैं कि इसको फाउंडेड किया था, और ये पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप है। और जैसे कि 14 Feb 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें भी इसका रोल था। और पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ था 2016 में, 2016 में जो अटैक हुआ था उसमें भी इसका रोल था। और पार्लियामेंट अटैक में भी इसका रोल था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हिज़्बुल मुजाहिदीन जो बेसिकली है, ये कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप है, और इसको ये फाउंडेड 1989 के आसपास हुआ था। और इसके जो लीडर हैं, इसके लीडर आपके हैं सईद सलाउद्दीन। बेसिकली ये पीओके से संबंधित रखते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। वहीं और बात करें तो अल-कायदा है, SIMI है, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट, ये सारी इन इंडिया, ये सारी चीज़ है। हरकत उल जिहाद है, हरकत उल जिहाद, फिर इंडियन मुजाहिदीन। फिर आपका लास्ट में बात करें तो स्लीपर सेल है। स्लीपर सेल बेसिकली एक घुसपैठिए के रूप में देख सकते हैं कि एक स्पाई एजेंट के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है। इसका टारगेट होता है किसी कंट्री के पीस को डिस्टर्ब करना और किसी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना। ये सारी चीज़ स्लीपर सेल के माध्यम से करती है। चूँकि हम आतंकवाद जो देख रहे हैं वो भारत के संदर्भ में देख रहे हैं, तो भारत के संदर्भ में हम बात करें तो हम देखें भारत में आतंकवाद को समझने के लिए दो चीज़ें देखते हैं, कब और कैसे। कि कब शुरू हुआ, थोड़ी सी बैकग्राउंड को देखते हैं। तो हम बात करें 1979 में, तो 1979 में थोड़ी इसकी झलक दिखी कि जब पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई, एक नीति बनाई कि इंडिया को काउंटर करने के लिए उसे लगा कि अब इंडिया को ऐसे वॉर में हम नहीं देख सकते, क्योंकि 1965 का वॉर ऑलरेडी वो हार चुका था हमसे, 1971 का वॉर ऑलरेडी हार चुका था। तो उसे लगा कि अब ऐसा करना, इंडिया को फ्रंट रूप से काउंटर करना थोड़ा सा मुश्किल क्या नामुमकिन सा उसे लगने लगा। तो उसने प्रॉक्सी वार को, छद्म युद्ध के सिद्धांत को आगे लाया, और उसने बोला ऐसा कि इंडिया को काउंटर करने के लिए उसने आतंकवाद का सहारा लेना शुरू किया। आतंकवाद को सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, और उसके बाद उसको वेपन, उसको जो भी प्रकार की जितनी भी ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें पाकिस्तान सपोर्ट करता है, और वो आतंकवाद को आगे बढ़ाता है। तो बेसिकली आतंकवाद को हम समझ लिए। अब 1980s पे नज़र डालें, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या हुआ था उस समय। जो अफ़गानिस्तान में रसिया का पावर बढ़ रहा था, और चूँकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि रसिया आगे आए, तो रसिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका जो है पाकिस्तान का सहारा लिया। उस समय पाकिस्तान अमेरिका के पक्ष में था। तो इसका सहारा लेके तो बेसिकली CIA
जो है रेडिकल इस्लामिक ग्रुप, रेडिकल इस्लामिक ग्रुप, ये थोड़ा रेडिकलाइजेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम डिस्कस करेंगे आगे कि आखिर क्या है ऐसा लोग एक आइडियोलॉजी को लेके इतना कट्टर हो जाते हैं, जिससे मतलब कट्टरपंथी कह सकते हैं कि उनमें कट्टरपंथी विचारधारा उनमें समाहित हो जाती है। ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। खैर, तो इससे वो अलकायदा तालिबान और अलकायदा तालिबान लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद ये सारी चीज़ों के साथ मिलके इस्लाम के नाम पे आतंकवाद का सहारा लेकर थोड़ा प्रचार प्रसार इन्होंने करना शुरू किया। थोड़ा सा यहीं से थोड़ी सी हम पृष्ठभूमि में देखें तो यहीं से इनकी शुरुआत है, तो यहीं से झलक मिलती है। फिर उसके बाद 2001 में अटैक होता है हमारे पार्लियामेंट पे, भारत की संसद पर हमला होता है, जिसमें भारत को पूरी तरीके से कमज़ोर करने का प्रयास किया गया था। कि हालांकि हुआ नहीं, ये अलग बात है कि जिस हिसाब से उनका प्रयास था वो सफल नहीं हुआ, वो अलग फैक्टर है। फिर आगे देखेंगे तो 2008 में जो अटैक हुआ मुंबई पे, वो भी एक मकसद से हुआ था कि जो है, चूँकि मुंबई जो है हमारी इकोनॉमिक, तो ये सारी चीज़ें थी। और हम यदि इंटरनेशनल लेवल पे देखें कि आखिर क्या है इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवाद, ये तो भी हम डोमेस्टिक लेवल पे बात कर रहे हैं। तो भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमेशा बोलता है जीरो टॉलरेंस की नीति को हमेशा समर्थन करता है। और 1996 में इंडिया ने यूएन जनरल असेंबली एक प्रस्ताव पास किया जिसे CCIT बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। तो चूँकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा आतंकवाद से जुड़ा मामला है, तो इसमें क्या एक लॉ स्ट्रक्चर था कि टेररिज्म को आतंकवाद को जो फंडिंग हो रही है, आतंकवाद की जो फंडिंग हो रही है, जो भी कंट्री आतंकवाद की मदद कर रहा है उसके खिलाफ लीगल एक्शन किया जाएगा, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। हालांकि इसी कन्वेंशन में आतंकवाद के डेफिनेशन पे भी बात हुई थी, उसकी परिभाषा को लेकर भी बात हुई थी इसी कन्वेंशन में। अब तक हम देखें भारत में आतंकवाद कब, अब देखते हैं कैसे। तो बेसिकली सारा स्ट्रक्चर 2008 के बाद से थोड़ा सा परिवर्तन आता है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। 2001 में पार्लियामेंट अटैक, फिर 2008 में, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो इसके खिलाफ, इसको रोकने के लिए थोड़ी सी भारतीय सरकार ने 2008 के अटैक के बाद थोड़ा एक्टिव हुआ और उन्होंने कई कदम उठाया, सरकार द्वारा कई कदम लिए गए इस चुनौती से निपटने के लिए। इंटरनल सिक्योरिटी के संदर्भ में कई बदलाव हुए, जैसे कि NIA, नेटग्रिड जैसी चीज़ें आई, NSG, ये सारी चीज़ें आई। और जो है आपका चेन्नई में, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद में NSG हब इस्टेब्लिश किया गया कि हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको काउंटर करने के लिए कई इंटेलिजेंस स्टेप भी उठाए गए कि थोड़ा सा हमें सूचना नहीं मिल पाई, IB को स्ट्रॉन्ग किया गया, ये सारी चीज़ें होने लगी। फिर अप्रवास को रोकने का कार्य किया गया, अप्रवास को स्टॉप करने का कार्य किया गया। फिर जो है सशस्त्र पुलिस बलों की, जो पुलिस बल का पावर होता है, CAPF का जो बेसिकली पावर होता है, उसमें थोड़ा सा इजाफा आया, उसमें थोड़ा सा पावर में उनके
पावर को इंक्रीज़ किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उपकरण के माध्यम से थोड़ा सर्विलांस, निगरानी जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आने लगी फिर धीरे धीरे। तो ज़ाहिर तौर पर हमारी जो आंतरिक सुरक्षा के चुनौती से निपटने के लिए जो संसाधन, ये सारी चीज़ें आने लगी, कहीं ना कहीं वो हमें सहायक सिद्ध हो रही है। अभी तक ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे आतंकवाद से जोड़कर। तो भारत सरकार आतंकवाद को काबू करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाती है, और हालांकि ये बहुत ज़रूरी भी है। और जिस तरह की समस्याएं आतंकी गिरोह के रूप में सुरक्षा बलों पर हमला करके आतंकवाद को प्रदर्शित करने का कार्य करती है, तो भारत की ओर से लगातार चेतावनी दी जाती है, कई जवाबी कार्रवाई भी की जाती है, और इसके बावजूद भी पाकिस्तान कोई ठोस कदम लेने को तैयार नहीं है। तो अभी तक हमने आतंकवाद से जुड़ी हुई सभी कॉन्सेप्ट, सभी चीज़ों को देखा और समझा। और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। वी विल मीट अगेन विथ अनदर टॉपिक। थैंक यू। जय हिंद।